हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स क्या होती है, कौन से सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स होती हैं, उनसे क्या क्या हम समझते हैं, कौन से टर्म्स इससे एसोसिएटेड होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और कुछ फॉर्मूले हम इसमें देखेंगे। तो सिंपल मशीन इज अ मशीन। मशीन क्या होती है? एक टूल होती है यूज टू मेक वर्क इजियर। कोई भी काम इजी बना दे वो मशीन है। कोई भी टूल जो भी हमारे काम को इजी बना देता है वो मशीन होती है। तो सिंपल मशीन्स आर सिंपल टूल्स यूज टू मेक वर्क इजियर। सिंपल मशीन क्या होती है? सिंपल टूल्स होते हैं जिससे हमारा काम इजी हो जाता है। जैसे आपने सभी बच्चों ने थ्री इडियट्स देखी होगी, तो थ्री इडियट्स में आपने देखा होगा कि व्हाट इज अ मशीन करके उनकी जब वर्कशॉप चल रही होती है तो वो एक बड़ी सी आपको डेफिनेशन बताते हैं, रटी रटाई सी। तो उसका सबका एक सार है कि मशीन इज अ टूल यूज टू मेक वर्क इजियर। जो भी टूल आपका काम इजी बना दे वो हर चीज मशीन है। तो कंपाउंड मशीन्स हैव टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर टू मेक वर्क इजियर। जो कंपाउंड मशीन्स होती हैं उसमें दो से ज्यादा सिंपल मशीन्स अटैच्ड होती हैं, दोनों मिलके काम करते हैं जिससे हमारा जो रिजल्टेंट वर्क है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। In science, work is defined as a force acting on an object to move it across a distance. साइंस में वर्क को कैसे डिफाइन किया गया है? फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट अक्रॉस वो फोर्स एक्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट पे और उस ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस से वो हटाएगा, मूव होगा वो ऑब्जेक्ट। उस अपनी जो रेस्ट पोजीशन थी उससे वो उसका फाइनल पोजीशन अलग होगा, तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पुशिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ वर्क। पुशिंग, पुलिंग और लिफ्टिंग, धक्का देना, खींचना और उठाना, ये कुछ टाइप्स ऑफ वर्क्स होते हैं। तो फर्नीचर मूवर्स डू वर्क व्हेन दे मूव बॉक्सेस। जो फर्नीचर का काम करते हैं वो बॉक्सेस को धक्का देते हैं, तब वो काम करते हैं। उनका काम कब होता है? जब वो बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेसमेंट हुआ उस बॉक्स का। गार्डनर्स डू वर्क व्हेन दे पुल वीड्स। गार्डनर्स जो होते हैं, गार्डनर में जो काम करते हैं आपके, वो कब काम करते हैं? जब वो फुल फोर्स लगाते हैं और वो वीड्स को या फिर खरपतवार जो भी होते हैं उसको उखाड़ते हैं, तो वो पुलिंग फोर्स है, वहां पे फुल फोर्स लग रहा है। चिल्ड्रन डू वर्क व्हेन दे गो अप एंड डाउन ऑन अ सीसॉ। और जब बच्चे जब खेलते हैं सीसॉ पे, तो वो जब ऊपर नीचे होते हैं तो वो वहां पे वो वर्क कर रहे हैं क्योंकि उनकी पोजिशन में चेंज हो रहा है। मशीन्स मेक देयर वर्क इजियर। और जो मशीन्स होती हैं वो उनके काम को इजी बना देती हैं। The furniture movers use a ramp to slide boxes into a truck. अब क्या कर रहा है? जो फर्नीचर मूवर जो धक्का देके बॉक्स को आगे खिसका रहा था वो अब रैंप का यूज कर रहा है। रैंप क्या होता है? एक इंक्लाइन प्लेन की तरह काम करेगा और रैंप से वो इजीली बॉक्स को स्लाइड करके ट्रक में चढ़ा देगा। द गार्डनर्स यूज अ हैंड शॉवल टू हेल्प ब्रेक थ्रू द वीड्स। अब जो हाथ से वो जो खरपतवार उखाड़ रहा था गार्डनर, वो अब एक शॉवल का, एक हंसिए का या फिर कोई टूल का यूज करेगा, खुरपी का यूज करेगा, तो उससे क्या होगा? उसका काम इजी हो जाएगा। द चिल्ड्रन यूज अ सीसॉ टू गो अप एंड डाउन। द रैम्प, द शॉवल एंड द सीसॉ आर सिंपल मशीन्स। और ये जो यहाँ पर हमने देखा रैम्प, शॉवल और सीसॉ की जो बात की, वो सब हमारे रोजमर्रा में यूज होने वाली सिंपल मशीन्स हैं। तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये फर्स्ट पिक्चर आपको लीवर दिखाई दे रहा है, सेकंड में इंक्लाइंड प्लेन, थर्ड इज वेज, पुली, व्हील एंड एक्सेल, स्क्रू। ये बहुत ही बेसिक्स हैं सिंपल मशीन्स के, जो आप स्कूल लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? तो साधारण मशीनें वे मशीनें होती हैं जिनमें एक बिंदु पर कम प्रयास या बल लगाकर अत्यधिक उपयोगी कार्य किया जा सकता है। तो साधारण मशीनों को सिंपल सी डेफिनेशन इन्होंने क्या बताई, इस पिक्चर के द्वारा बताई है, जिसमें एक बिंदु पर कम प्रयास लगाएंगे, कम प्रयास में हमारा अधिक जो है हमें कार्य मिल जाएगा। तो चित्र में आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक भार उठाने वाली मशीन का मूल सिद्धांत समझाया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं चित्र अनुसार, माना कि एक लीवर है ए बी फलक्रम ओ। ए बी तो ये आपकी एक लीवर है और उस पे ये जो ओ है वो फलक्रम है, उस पर टिका हुआ है। बिंदु ए बी पर एक भार डब्ल्यू लटका हुआ है। ए बी पर डब्ल्यू लटका हुआ दिखाई दे रहा है आपका, बॉक्स डब्ल्यू लटका हुआ है। और बिंदु ए पर प्रयास एफर्ट पी।
और बिंदु जो ए है हमारा लीवर का ए पॉइंट है, उस पे एफर्ट पी या फिर पी बल लगाया जा रहा है, जो कि इस लीवर को क्षैतिज डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल बनाए रख रहा है। ठीक है, तो यदि प्रयास पी के द्वारा डब्ल्यू भार उठ जाता है तो बिंदु ओ के सापेक्ष आघूर्ण शून्य होगा। अगर जो हम पी लगा रहे हैं उसके द्वारा जो इधर हमारा राइट हैंड साइड जो डब्ल्यू वेट लटका हुआ है, अगर वो उठ जाएगा तो बिंदु ओ के सापेक्ष जो मोमेंट है, आघूर्ण है, वो 0 हो जाएगा। तो बिंदु ओ के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर क्या होगा, बिंदु ओ के सापेक्ष हम यहाँ पे बिंदु जो ओ है वहां पर उसका आघूर्ण लेते हैं तो क्या होगा, P इंटू ए ओ। P क्या है हमारा, एफर्ट है, इंटू डिस्टेंस जो है ए ओ इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ओ बी, डब्ल्यू इंटू ओ बी। तो प्रयास P क्या हो जाएगा, W इंटू ओ बी बाय ओ ए। और यदि OB से बड़ा, यदि OA जो है वो OB से बड़ा है तो प्रयास P का मान भार W से कम होगा। यह प्रदर्शित करता है कि एक बड़ा भार एक छोटे से प्रयास P से ऊपर उठाया जा सकता है तथा यह विन्यास अरेंजमेंट को भार उठाने वाली मशीन कहते हैं या फिर लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। तो यह है सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। अब संबंधित परिभाषाएं हैं कुछ इसकी। सबसे पहले मशीन, तो मशीन ऐसे उपकरण है जिनका उपयोग कम बल का प्रयास P द्वारा अधिक परिमाण के बल या फिर भार W को सुविधाजनक पूर्ण रूप से स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, उसे मशीन कहते हैं। भार उठाने वाली मशीन ऐसी मशीन है जिनका उपयोग भारी वस्तुओं को कम प्रयास में उठाने के लिए किया जाता है, भार उठाने वाली मशीन कहलाती है। फिर नेक्स्ट है हमारी साधारण मशीन। सिंपल मशीन क्या है, यह वह उपकरण होता है जो कि हमें किसी बिंदु पर कार्य प्रदान करता है जबकि इसके बिंदु पर बल लगाया जाता है। फिर आती है संयुक्त मशीन, कंपाउंड मशीन। यह वह मशीन होती है जो कि दो से अधिक साधारण मशीनों से मिलाकर बनती है तथा साधारण मशीन की तुलना में बहुत कम प्रयास काफी अधिक कार्य कर सकती है। फिर आता है हमारा भार, लोड। किसी भी मशीन द्वारा उठाए जाने वाले बोझ के परिमाण या प्रतिरोध को भार कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। आयास या प्रयास, एफर्ट। किसी भी मशीन द्वारा प्रतिरोध या भार को उठाने के लिए मशीन के किसी सुविधाजनक भाग पर ले जाने वाले बल को प्रयास कहते हैं तथा इसे P से व्यक्त करते हैं। तो भार और एफर्ट समझते हैं आप, जो हम उठाएंगे जिस बल को मशीन द्वारा जो उठाया जाने वाला है उस बोझ के परिमाण या प्रतिरोध को भार कहते हैं। और एफर्ट क्या हो गया, जो भी मशीन द्वारा प्रतिरोध या भार को उठाने के लिए हम प्रयास लगाएंगे, उस बोझ पर जो प्रयास लगाएंगे उसे हम मशीन कहते हैं, उसे हम भार कहते हैं, एफर्ट कहते हैं, सॉरी। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। यह उठाए जाने वाले भार W पर ये उठाए जाने वाले भार W तथा प्रयास P का अनुपात होता है और ये एक संख्या होती है। इसे मैकेनिकल एडवांटेज को MA से व्यक्त करते हैं। तो MA क्या होता है, W डिवाइडेड बाय P, वेट और एफर्ट का ये रेशियो होता है। अब किया गया कार्य क्या होता है, इनपुट वर्क। यह मशीन के ऊपर किया गया कार्य होता है। भार उठाने वाली मशीनों में यह प्रयास P तथा प्रयास के द्वारा की गई दूरी T का गुणनफल होता है। तो किया गया कार्य क्या हो गया, P जो है वो प्रयास इंटू जो डिस्टेंस D वो हो गया उसका मल्टीप्लीकेशन। प्राप्त कार्य क्या होता है, आउटपुट क्या मिला हमें, तो यह मशीन के द्वारा संपादित वास्तविक कार्य होता है। भार उठाने वाली मशीनों में यह भार तथा भार के द्वारा तय की गई दूरी D का गुणनफल के बराबर होता है। तो प्राप्त कार्य क्या होता है, W इंटू D। अब आते हैं कुछ हमारे एडवांटेजेस ऑफ मशीन। तो पहला क्या लिखा है इसमें, मशीन द्वारा बल को सुविधाजनक स्थिति पर लगाया जा सकता है। मशीन द्वारा जो हमारा बल है उसको सुविधाजनक पूर्ण स्थिति पर लगाया जा सकता है आराम से। सेकंड क्या है, कम प्रयास P से अधिक भार W को उठाया जा सकता है, ये भी मशीन का एडवांटेज है। मशीन को किसी भी प्रकार की ऊर्जा से भी चलाया जा सकता है, बहुत तरीके की ऊर्जा होती है तो किसी भी ऊर्जा का यूज करके मशीन को चलाया जा सकता है।
मशीन से जो कार्य है वो जल्दी हो जाते हैं, अर्थात समय की बचत भी होती है। मशीन के क्या क्या एप्लीकेशन है आप देख सकते हैं। मशीन्स क्या क्या होती हैं, कौन से होती है मशीन्स? लीवर होती है, व्हील एंड एक्सेल, पुलीज, इंक्लाइंड प्लेन्स, स्क्रू जैक्स, लिफ्टिंग क्रैब और विंच, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील और पच्चड़ या फिर वेजेस। अब आता है हमारा वेग अनुपात या फिर वेलोसिटी रेशियो। तो यह प्रयास द्वारा की गई दूरी d तथा भार द्वारा तय की गई दूरी स्मॉल d के अनुपात के बराबर होता है और इसे VR से व्यक्त करते हैं। तो क्या होता है, ये रेशियो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। देन कम्स मशीनों की दक्षता या एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स। तो ये मशीन के द्वारा किया गया कार्य आउटपुट वर्क तथा मशीन पर किया गया कार्य इनपुट वर्क का अनुपात होता है और इसे नीटा से व्यक्त करते हैं और परसेंटेज में इसे दिखाया जाता है। तो एफिशिएंसी या दक्षता क्या हो गई? आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क इनटू 100। किसी भी मशीन के यांत्रिक लाभ या वेगानुपात तथा दक्षता के संबंध जो रिलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है? तो हमें जैसे अभी देखा हमने कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट क्या हुआ हमारा? W इंटू डी डिवाइडेड बाय P इंटू डी। हमने ऑलरेडी जो पीछे डेफिनेशंस देखी हैं उसमें आउटपुट और इनपुट को हमने क्या डिफाइन किया था? W इंटू डी डिवाइडेड बाय P इंटू डी। तो उससे हमें क्या मिलेगा? सिंस P इनपुट और आउटपुट इज इक्वल टू दिस, तो नीटा इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय P इंटू 1/d/d। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है हमारा? हमें पता है W बाय P, तो इसकी वजह से हमें मिल जाएगा नीटा इज इक्वल टू MA डिवाइडेड बाय V, या यांत्रिक लाभ और वेगानुपात का रेशियो होता है ये। फिर आता है लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन किसे कहते हैं? मशीन का नियम। किसी भी मशीन में किसी भी भार को उठाने के लिए लगाए गए प्रयास का मान उसके द्वारा उठाए जाने वाले भार के मान पर निर्भर करता है। क्या देखा हमने? किसी भी मशीन में किसी भी भार को उठाने के लिए जो लगाए गए प्रयास होता है उसका मान किस पर डिपेंड करता है? उसके द्वारा उठाए जाने वाले भार। प्रत्येक मशीन में भार तथा प्रयास के मध्य संबंध को मशीन के नियम कहते हैं। तो हर मशीन में जो भार है और जो हम प्रयास लगा रहे हैं W और P के बीच जो संबंध होता है उसे हम मशीन लॉ ऑफ मशीन कहते हैं। तो रिलेशनशिप किस तरीके से दिखाते हैं इसमें हम? P इज इक्वल टू MW प्लस C। तो P क्या है? प्रयास है, और W क्या है? भार। तो और M एंड C क्या है? मशीन के अचर गुणांक या फिर कोएफिशिएंट। तो M इज इक्वल टू tan थीटा है और C इज इक्वल टू मशीन का प्रारंभिक घर्षण तथा M घर्षण के बढ़ने की दर है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं मशीन के नियम को आरेखांकित करने के लिए उसे शून्य भार से शुरू कर किसी भी निश्चित सीमा तक भार थोड़े थोड़े अंतर पर उठाए जाते हैं तथा उसके लिए आवश्यक प्रयास P का मान नोट कर लिया जाता है। फिर भार को X अक्ष पर तथा प्रयास P को Y अक्ष पर आरेखित करने पर विभिन्न बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाया जाता है और जिससे चित्र अनुसार एक तिरछी रेखा प्राप्त होती है। अलग अलग मशीन के लिए ये अलग अलग होगा और M और C का जो मान है वो भी अलग अलग होगा। फिर है आइडियल मशीन। आइडियल मशीन क्या होती है? यदि मशीन की दक्षता 100% है तो आउटपुट और इनपुट वर्क जो है वो बराबर होगा, अतः 100% दक्षता वाली मशीन को आदर्श मशीन कहते हैं। दक्षता 100% होगी और आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होगा। MA इज इक्वल टू VR, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो भी बराबर होंगे, और जो नीटा होगा वो एफिशिएंसी होगी, वो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का रेशियो है। तो MA क्या हो जाएगा? W डिवाइडेड बाय P, और W डिवाइडेड बाय और नीटा इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय PVR, और नीटा इज इक्वल टू 100%। तो 1 इज इक्वल टू W बाय PVR, तो P इज इक्वल टू W बाय VR। P इज इक्वल टू W बाय VR इज इक्वल टू WD बाय कैपिटल D होगा। आदर्श मशीन को पूर्णतया घर्षण रहित माना जाता है, अर्थात घर्षण के कारण किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है। अब है वास्तविक मशीन या एक्चुअल मशीन। वो क्या होती है? मशीनों के पुर्जों के बीच कुछ ना कुछ घर्षण अवश्य होता है, अतः आदर्श मशीन एक कल्पना होती है क्योंकि घर्षण के कारण हानि होती है। तो ऐसी कोई मशीन नहीं जिसके जो 100% एफिशिएंट हो।
जिससे आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट नहीं होता और W और MA इज इक्वल टू VR भी नहीं होता, जबकि क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो होता है, तथा मशीन में जितना अधिक घर्षण होगा उतना ही दक्षता उसकी कम होगी। इसीलिए सभी मशीनें जो होती हैं एक्चुअल मशीन्स होती हैं, वास्तविक मशीन्स होती हैं। तो नीटा इज इक्वल टू MA बाई VR, और इससे हमें मिलेगा P इज इक्वल टू W बाई नीटा इंटू PR। अब है फ्रिक्शन ऑफ मशीन। आदर्श मशीन को पूर्णतः घर्षण रहित माना जाता है, परंतु वास्तविक मशीन में कुछ ना कुछ घर्षण तो होता ही है, जिसके कारण हमें आदर्श मशीन की अपेक्षा अधिक प्रयास लगाना पड़ता है। और घर्षण के कारण जितना प्रयास अधिक लगाना पड़ेगा उसे घर्षण के कारण प्रयास या आयास हानि कहते हैं। तो फ्रिक्शन अगर हमारे सिस्टम में है तो उसके कारण हमें जितना अधिक बल लगाना पड़ रहा है उसे ही हम घर्षण के कारण प्रयास या फिर आयास हानि कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं आदर्श मशीन के लिए प्रयास क्या था, W बाई VR, और वास्तविक मशीन के लिए क्या था प्रयास, W बाई नीटा इंटू VR। तो फिर आगे हम देख सकते हैं कि घर्षण के कारण हानि जो हुई है वो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगा, वास्तविक मशीन के लिए जो प्रयास लगाया माइनस आदर्श मशीन के लिए जो हमने प्रयास लगाया। तो अब हम देखेंगे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण जो हानि हुई है W डिवाइडेड बाय नीटा VR माइनस W बाय VR। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, प्रयास हानि का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा W बाय VR इज इक्वल टू 1 बाय नीटा माइनस 1। तो ये था हमारा फॉर्मूला किस लिए, फ्रिक्शन लॉस जो हुआ हमारा। अब है अधिकतम यांत्रिक लाभ एवं दक्षता, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी। तो सिंस MA क्या होता है W बाय P, तथा MA क्या होता है, P की वैल्यू हमने देखी थी MW प्लस C, तो 1 बाय MA क्या हो जाएगा MW प्लस C डिवाइडेड बाय M, सिंपल मैथमेटिक्स है। और इससे हमें यहाँ पे मिल रहा है MA इज इक्वल टू 1 बाय M प्लस C बाय W। तो जो जो उठाए जाने वाले भार का मान बढ़ता जाएगा तो C बाय W का मान जो है वो घटता जाएगा, क्योंकि C तो कांस्टेंट है। अतः बहुत अधिक भारों के लिए C बाय W का मान बहुत ही कम हो जाता है, अर्थात नगण्य या फिर नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम दक्षता क्या हो जाएगी, नीटा इज इक्वल टू MA बाय VR। अधिकतम दक्षता इज इक्वल टू अधिकतम यांत्रिक लाभ डिवाइडेड बाय वेगानुपात। तो इससे हमें मिलेगा नीटा मैक्स इज इक्वल टू 1 बाय MVR, क्योंकि MA मैक्स क्या हो जाएगा 1 बाय M स्मॉल m। अब रिवर्सिबल मशीन, ऐसी मशीन जो कि प्रयास हटाने पर भार के प्रभाव से विपरीत दिशा में कार्य कर सकती है, अर्थात उल्टी दिशा में भी चल सकती है। जब हम भार हटा देंगे तो उसका जब जैसे ही भार का प्रभाव हटेगा तो विपरीत दिशा में वो कार्य करेगी, या जैसे कि या फिर उल्टी दिशा में भी चल सकती है, तो ऐसी मशीन को हम रिवर्सिबल मशीन बोलेंगे, जो कि अपना काम करेंगी अगर उनकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए। और जो परिवर्तित मशीनें होती हैं, परिवर्ती मशीन की दक्षता जो होती है वो 50% से अधिक होती है। स्वतः पाषण मशीन या फिर सेल्फ लॉकिंग मशीन, ये ऐसी मशीनें होती हैं जो कि प्रयास P से हटाने पर केवल भार के प्रभाव से विपरीत दिशा में कार्य नहीं कर सकती हैं, तथा मतलब कि ये उल्टी नहीं चल सकती हैं, और इनकी दक्षता जो होगी वो 50% से कम होगी। उन्हें सेल्फ लॉकिंग मशीन कहा जाएगा। यह है inclined plane. A plane is a flat surface. For example, a smooth board is plane. If a plane is lying flat on the ground, it isn't likely to help to do your work. तो इसे आप देख सकते हैं, ये कोई भी है, ये किसी भी तरह का नॉर्मल एक inclined plane है। ये एग्जाम्पल है inclined plane का। A ramp is used to push or pull up the object or roll it down. फिर यह वेज, एक स्मूथ साइड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन को यूज करने की जगह आप एक पॉइंटेड एज को भी यूज ले सकते हैं बहुत से काम करने के लिए, जैसे कि एक्स ब्लेड जो होती है वो वेज होती है। वेज देखिए, डोर स्टेप जो होता है, डोर स्टॉप भी एक वेज ही होता है, जिससे आप डोर को अपनी पोजीशन पे रखते हैं। स्क्रू क्या है, नाउ यू टेक एन इंक्लाइंड प्लेन और रैप कर दो उसको एक सिलेंडर पे, तो इट्स शार्प एज बिकम्स अनदर सिंपल टूल। तो पुट अ मेटल स्क्रू बिहाइंड द रैम्प एंड इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू सी द सिमिलैरिटीज। तो स्क्रू भी एक बहुत ही हमारी सिंपल मशीन है। लीवर है वो भी हमारी सिंपल मशीन है। तो लीवर क्या होती है, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ बार पिवोटिंग ऑन अ फल्क्रम टू लिफ्ट अ लोड को लिफ्ट करने के लिए काम में आएगा। द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड
is related to the position of the pivot and the length of the bar. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड दिख रहा है, हमें पिवोट दिख रहा है जो ट्रायंगल है उस पे वो फलक्रम है, और ये एफर्ट है जहाँ पर हम बार पे अप्लाई करेंगे। बार क्या है? रिजिड मूविंग बार अराउंड द फलक्रम ऑन विच द एफर्ट अप्लाई करते हैं हम। लोड क्या है? वेट हुज इनर्शिया exerts a force opposite to the force exerted on the bar. Effort, force exerted on the lever bar in order to shift the load, और pivot क्या है? Part providing an efficient fulcrum for the lever, और fulcrum is the point around which the lever points, pivots. फर्स्ट क्लास लीवर क्या होती है? जिसमें आपका फलक्रम जो होता है एफर्ट और लोड के बीच में होता है। सेकंड क्लास लीवर क्या होती है? जिसमें आपका लोड जो होता है वो एफर्ट और फलक्रम के बीच में होता है। और थर्ड क्लास लीवर क्या होती है? जिसमें आपका एफर्ट जो है वो लोड और लीवर के बीच में होता है।